أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق الله العظيم। जी इधर हमारे दरमियान पास्टर मुश्ताक साहब हैं, मेहरबानी करके वो भी ज़रा दुआ करें। पास्टर मुश्ताक साहब दुआ करा दें। आइए हम सब दुआ करें। रब्बुल ख्वाश कौमों को खुदा हमारे यीशु को गुजारिश करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए, वक्त के लिए, वक्त आपने हमको मुहैया किया, जिंदा रखा, हमें सलामती बख्शी और आज इस खूबसूरत हिफाजत के लिए, माफत के लिए आपके शुक्रगुजार को शरीर हो आपकी मर्जी के मुताबिक अल-मसीह के नाम से। आमीन। जी मैं फेलबूस क्रिस्टोफर MPA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी फेयर पंजाब आप सबको बड़े अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबकी आमद का, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रिया। तो मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि वो आज का जो हमारा एजेंडा है और एक मुख्तसर सा तारफ़ भी हो जाए कि किस डिपार्टमेंट से कौन कौन आया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस ह्यूमन राइट्स और मिनॉरिटीज़ की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दो एजेंडा आइटम्स हैं, जिसमें नंबर 1 है कंसिडरेशन ऑफ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्पोजल स्टेशन एडजेसेंट टू न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम, चेक नंबर 214 दाऊद चौक मदीना टाउन फैसलाबाद। और इसमें मज़ीद कि ये है कि ये allegedly in violation of orders of the Lahore High Court and the contrary to the directions of the Environment Protection Agency, Government of Punjab। और उसके बाद दूसरा आइटम है हमारा कंसिडरेशन ऑफ द इशू ऑफ रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर ए क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर। तो मेरी पहले रिक्वेस्ट है कि सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ प्लीज़ सर आपसे शुरू कर दें सर। जी मलिक अब्दुल वहीद, मेंबर कॉलोनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। जी अस्सलाम वालेकुम। असलम नदीम जी, डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस पंजाब शहर खामोशा अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, नवाज़ मानिक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शमाइला मंजूर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, मियां उमर हयात, डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ फेयर डिपार्टमेंट। वासा से कोई नहीं आया जी? सर राना मूसा, ADCR फैसलाबाद। सर सुहेल चीमा, MD वासा फैसलाबाद। जी स्कूल अथॉरिटी से तशरीफ लाए हैं, वो भी अपने आप को on behalf of New Convent School. प्लीज़ रजील साहब, आप कमेटी मेंबर्स भी रज़ीउल्लाह खान, MPA लोधरा। जी MPH किला जुएदार्थर फ्रॉम सियालकोट। MPA एमेनुअल अतर जूलियस जिस कमेटी में ये बीत के साथ जुल्फ़िकार अली शाह, MP PP 96 सीनियर। शहजाद, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम। जी 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 MD वासा भी मौजूद है। आप अगर
स्कूल का मौका पहले ले लें। जी जी स्कूल से सर आप प्लीज़ अपना मौका। जी मैं देता हूँ। जी असल में ऐसे है कि तकरीबन 5 साल कबल जी एक ऐसा मसला खड़ा किया गया जिसकी वजह से अभी तक अज़ियत चली आ रही है, ना सिर्फ मासूम बच्चों के लिए, स्कूल इंतज़ामिया के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और उस पूरे इलाके में एक जिसे कहते हैं कि एक नागहानी आफत की तरह एक ये सिस्टम चल रहा है। और इसको ख़ुद क्रिएट किया गया बग़ैर किसी वजह के, सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे रिफाई काम को शायद रोकने के लिए या उसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए, या शायद क्योंकि वहाँ पर कुछ नाबालगान हैं, यतीम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, क्योंकि उनका कोई इर्द गिर्द देखने वाला नहीं था, इर्द गिर्द सोसाइटियाँ बनी तो उन्होंने अपना माली फ़ायदा देखने के लिए वहाँ ये सिस्टम बना दिया एक। इसमें असल मामला ऐसे है कि न्यू कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा फैसलाबाद में काम कर रहा है, रफ़ाही इदारा है, जिसमें यतीम बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 3000 के करीब, 3000 प्लस हैं। और उन बच्चों से एक सिंगल पेनी नहीं ली जाती, उनको किताबें, तालीम व तरबियत, हर चीज़ वहाँ फ़राम की जाती है, ग़िज़ा, रिहाइश, हर चीज़ है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग फैसलाबाद शहर में सिर्फ़ एक ही है जहाँ पर ये सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। अब हुआ ये कि तकरीबन 5 साल कबल स्कूल के बिल्कुल साथ एक वेस्ट डिस्पोज़ल स्टेशन कायम कर दिया गया, इर्द गिर्द की आबादियों का पानी उसमें जमा करने के लिए और उसको आगे फ़र्दर ट्रांसमिट करने के लिए। क्योंकि वो आबादियाँ, सोसाइटियाँ थीं, वो उनके पास माली कैपेसिटी ज़्यादा थी, अगर बनना चाहिए था तो वो किसी सोसाइटी के अंदर बनना चाहिए था या सोसाइटी के बाहर कॉर्नर गेट पे बनना चाहिए था, तो उन्होंने वहाँ तो ना बनाया क्योंकि लोकेशन ख़राब होनी थी। तो ये एक तालीमी इदारे की दीवार के साथ एडजेसेंट वो बना दिया गया, जिसमें हर वक्त गंदे पानी और नाला, वो बिल्कुल हर वक्त उसमें शोर होता है, टरबाइन चलती हैं। उसकी वजह से स्कूल के बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, हेपेटाइटिस की बीमारियां हुई, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि वो डिस्पोज़ल का पानी ज़मीन में भी जाता है और ज़मीन में भी उसमें जो ज़मीन में पानी की जो लेयर है, जो एक मखसूस फुट से पानी निकालते हैं हम लोग, ये सब पानी ओवरऑल वहीं जाता है। तो इस तरह वो बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब जब ये बन गया डिस्पोज़ल स्टेशन, तो पहले इसके लिए इनको जो वासा था उसको एक NOC लेना था, उसने माहौलियात डिपार्टमेंट से, वो उसने लिया, आर्जी तौर पे मिला। जब हमने ये तमाम गुजारिशात उनके सामने पेश की तो महकमा माहौलियात ने वो NOC इनका कैंसिल कर दिया है, और अब कैंसिल हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। माहौलियाती कोर्ट में हम गए, वहाँ से हमने विन किया, बार बार कोर्ट डायरेक्शंस, हम हाई कोर्ट तक गए, तमाम डायरेक्शंस, तमाम चीज़ों के बावजूद आज तक जो है वो गंदे खूह वहाँ काम कर रहे हैं, वेस्ट का डिस्पोज़ल स्टेशन काम कर रहा है, वहाँ कोई शख्स, हमने बहुत सारे आप मेंबरान में से भी वहाँ लोगों को विज़िट करवाया, सब जो भी दोस्त साहिबान आए उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ बहुत जुल्म है, कि एक अगर आजकल के दौर में किसी यतीम के सर पे हाथ रखना एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक रफ़ाही इदारा काम कर रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो जिस तरह भी तावन से चल रहा है, लोगों के तावन से चल रहा है, तो उसको कम से कम उन बच्चों को जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए, उसको फौरी तौर पर वहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो इसलिए माहौलियात वाले यहाँ बैठे हैं हमारे दोस्त साहिबान, वो भी ये बताएंगे कि NOC कब का कैंसिल हो चुका है, लेकिन आज तक उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये इशू है जी। इसमें थोड़ा सा अप्राइज़ करेंगे कमेटी को कि आपका स्कूल कब से काम कर रहा है वहाँ, और मज़ीद ये कि ये डिस्पोज़ल स्टेशन जो वासा की तरफ से ऑपरेशनल कब हुआ वहाँ पर? ये तकरीबन 5 साल से जो है 2020 से ये ऑपरेशनल है। स्कूल तो उससे भी तकरीबन कोई 15 साल पहले से है प्रोजेक्ट। सिर्फ रिपोर्ट भी है 2021 की, और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स इसमें हाईलाइट करती है। वो कमेटी मेंबर्स की भी परसोल के लिए साथ हमने रखी है, और जो वासा अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इसकी कॉपी मुहैया की है। तो सर प्लीज़ आप इस सिलसिले में अगर कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें सुनने का मौका दिया बिफोर दिस अगस्त फोरम। सेकेंडली गुजारिश ये है सर कि हमारे पास ये 2018 में आई थी एप्लीकेशन। एक चीज़ मैं एट द आउटसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि
हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखते हैं। किसी चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट हमारे लॉ के तहत हमारी प्रीव्यू में नहीं आती। 2018 में आई, हमने इसको विज़िट किया, इंस्पेक्शन की, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एडीपी की स्कीम थी, हमने उसको कंडीशनल इन्वायरमेंटल अप्रूवल जारी की। उसके बाद 21 में हमने 20 में हमने इनको अप्रूवल ये जारी ज़रा की। एक्सप्लेन करेंगे कि कंडीशनल एनवायरमेंटल अप्रूवल क्या होता है? कंडीशनल ये होता है सर कि जब भी हम इन्वायरमेंटल अप्रूवल देते हैं तो उसमें हम इस अप्रूवल में हमने 8 कंडीशंस इम्पोज की थी, जिसमें एक कंडीशन ये थी कि आप इस सारे ऑपरेशन में जो इन्वायरमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लाई विद करेंगे, वेंटिलेशन का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे आप 1000 दरख्त प्लांट करेंगे, आपका कोई पिट या आपका कोई साइट जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए जिससे बदबू आए। इस तरह की एक डिटेल 8 कंडीशंस थी, इसलिए हम उसको कंडीशनल अप्रूवल कहते हैं। ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, हम हर अप्रूवल इसी तरह देते हैं। सर जो आपकी अप्रूवल होती है सर वो उसके लिए कुछ बायलॉज होंगे? जी सर्टेनली सर। वो ज़रा थोड़ा बायलॉज आपके जो इस मामले में आपने ये जो अप्रूवल दी है उसके जो बायलॉज हैं वो थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे हमें? सर हमारे वैसे तो एनवायरनमेंट का जो लॉ है, एक्ट है, उसका सेक्शन 12 इसको रेगुलेट करता है, लेकिन हमारे रिव्यू ऑफ आई एंड ई आई ये रेगुलेशंस हैं। उन रेगुलेशन में सारी प्रोसेसिंग दी हुई है कि हमारे पास कैसे कोई प्रोप्राइटर आएगा एप्लीकेशन लेके और उसको हम फिर उसकी साइट विज़िट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन है वो उसकी हमें रिपोर्ट भेजती है। फिर डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट के पास प्रोविंशियल लेवल पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है और एक आउटसोर्स कमेटी है जो इन जो 2 कमेटीज़ इस सारी प्रपोज़ल को उसके सारे TORs उसके प्रॉस एंड कॉन्स इवेलुएट करते हैं। उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन से डायरेक्टर जनरल के पास वो आती है, तो डायरेक्टर जनरल देन फाइनल स्टेज पे पब्लिक हियरिंग कराने के बाद उसको इन्वायरमेंटल अप्रूवल जारी करते हैं। सर ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई थी इनके जो आपने अप्रूवल दिया था? जी इसमें सर मैं अर्ज़ करता हूँ जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि जो इनको अप्रूवल जारी की गई उस वक़्त ये सारी कंडीशंस थी। हमारी अप्रूवल के 2 फेज़ होते हैं सर। एक ये होता है कि कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ का अप्रूवल होता है कि आप ये प्रोजेक्ट आप आते हैं या ये अप्रूवल हमने जारी की। जब वो बना लेते हैं तो फिर हमें वो कहते हैं कि जी हमने कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ मुकम्मल कर लिया है। आपकी जो कंडीशन चीज़ ये है कि एक चीज़ बन रही है, एक वहाँ पे आपको पता है कि इसकी वजह से यहाँ पे मामलात एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट होगी। ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई छुपी हुई कि आप वहाँ पे एक पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, कुआं बना रहे हैं गैदर करने के लिए, और फिर उसकी लोकेशन आपने देखनी है कि वो आबादी से कितना दूर होना चाहिए। जो आपके बायलॉज होते हैं उनमें तो विंड डायरेक्शन भी देखना होता है, आपने नीचे देखना होता है कि पानी कितना गहरा है, उसके साथ कंटेमिनेशन होगी नहीं होगी, ये सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं चीज़ें। सर इसमें मेरी ये इतना सिंपल नहीं होता जिस तरह आपने कह दिया कि जी हमने प्री पहले दे दिया, बाद में देखेंगे क्या है। अब अगर आपने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि यहाँ पे बना दो, तो उसके बाद फिर बाद की बातें बाद में ही होती। तो आपने जब ये पहले एनओसी दिया, आपको वहाँ पे स्कूल साथ नहीं नजर आ रहा था जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे आबादी के अंदर, आपने वहाँ पे कहा कि जी यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बना दे, तो आपके डिपार्टमेंट ने इसको विजिट नहीं किया इस जगह को एनओसी देने से पहले? मेरी सर हम्बल सबमिशन ये है कि ये बिल्कुल ऑनरेबल मेंबर ने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया कि ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन सर ये आपके बायलॉज का हिस्सा है, ये आपने देखना नहीं है। यू आर ऑब्लाइज्ड टू गो अकॉर्डिंग टू जो आपके बायलॉज होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें दर्ज हैं कि आपने अंडरग्राउंड वाटर भी देखना है, आपने विंड डायरेक्शन भी देखना है, आपने आबादी देखनी, क्लोजनेस क्या है, उसके ऊपर क्या असरात होंगे, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके बायलॉज के अंदर। मेरी सबमिशन ये पता नहीं आपने शायद पढ़े नहीं, मैंने अनफॉर्चुनेटली पढ़े थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। सर गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल, मैं एक चीज़ एट द आउटसेट एक्सप्लेन की थी, सबमिट की कि लैंड यूटिलाइजेशन हमारे प्रीव्यू में नहीं आती कि किस जगह कौन सी चीज़ आपने एनओसी तो देना होता है ना, आपके प्रोविजन में कोई चीज़ आती है या नहीं होती। आपने हर काम के अंदर इधर एक अगर पोल्ट्री शेड भी लगता है ना तो उसका भी एनओसी आपने देना होता है। सर हमने उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, सर आपने इम्पैक्ट्स देखने होते हैं, आपने कहना होता है कि जी ठीक है इस जगह के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई इफेक्ट होगा, अगर ये पोल्ट्री शेड लग गया है, इसकी जो वो निकल रही है, हवा निकल रही है, कोई करीब आबादी ऐसी नहीं है जिसको ये अफेक्ट कर सके, ये चीज़ें आपने लिख के देनी होती हैं। सर फिर अप्रूवल मिलता है, फिर वो वहाँ पे वो लगाता है।
तो ये एक आप वहाँ पे जो है डिस्पोजल यूनिट लगा रहे हैं, उसके अपने मामलात हैं, चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके पास पूरी जो किताबें भरी हुई हैं, लेकिन उनको बगैर देखे उन चीज़ों को असेस किए आपने कहा जी ओके चलो लगा लो, बाद में जाके हम कर लेंगे, जब बन गया फिर देख लेंगे। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो बड़ी फ्रिवलस सी अप्रोच है। अगर दो मिनट मेरी गुजारिश सुन लेंगे तो सर आपकी तसल्ली हो जाएगी। करो 2018 में जब हमने इनको इन्वायरमेंटल अप्रूवल दी कंडीशन, उसके बाद हमारे पास स्कूल की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी एप्लीकेशंस आई कि जनाब आपने जो अप्रूवल दी थी वो अप्रूवल की टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही। हमने 2020 में इसको ये अप्रूवल हमने कैंसिल कर दी। उस कैंसलेशन को वासा अथॉरिटीज़ ने, हम बेशक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था लेकिन फिर भी हमने उसको मेरिट पे देखा। उसके बाद वो वासा अथॉरिटीज़ ने हमारा वो ऑर्डर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में असेल किया। जब वहाँ पे असेल हुआ तो उन्होंने हमारी कैंसलेशन, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल इज़ हेडेड बाय ए जज ऑफ हाई कोर्ट, उसके 3 मेंबर होते हैं और हाई कोर्ट का जज उसको प्रिजाइड करता है। उन्होंने हमारी वो जो अप्रूवल थी, हमारा जो फैसला था वो 2021 में टर्न डाउन कर दिया और उन्होंने वो हमें वापस रिमांड कर दिया कि आपने फ़ैसला गलत किया है, इसको दोबारा डायरेक्टर जनरल सुने। जब ये फ़ैसला ट्रिब्यूनल की तरफ से हमें मिला, उसके बाद जो स्कूल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस फ़ैसले को हाई कोर्ट में असेल कर लिया। हाई कोर्ट में अपील चली गई, हाई कोर्ट में उस अपील की पेंडेंसी होगी। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी ये 2023 में ये वापस हमें डायरेक्ट कर दिया कि आप इसको दोबारा देख के इसको रिमांड कर दिया कि आप इसको दोबारा देखें और फ्रेश फैसला करें, जिस पे 23 में सर ये सर मैंने स्पीकिंग ऑर्डर जो हमने पास किया सर उसकी कापियाँ मैंने सर्कुलेट करवाई हैं, जनाब के पास पहुंच गई होगी। जनाब चीफ साहब इजाज़त है। उसके बाद सर 2024 में हमने फिर इनको सुनने के बाद 2024 में फिर हमने 6 कंडीशंस इन पे लगाई कि ये 6 कंडीशन आप 30 दिन के अंदर अंदर ये 6 कंडीशंस पूरी करें। उसमें वेंटिलेशन के हवाले से था, ओपन पिट्स को भी कवर करने के हवाले से था, ग्रीन बेल्ट बनाने के हवाले से था, उसमें जो बफर जोन इस्टेब्लिश करने के हवाले से था, इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट प्लान तैयार करने, ये सारी चीज़ें हमने लगा के फिर उनको दोबारा इनको डायरेक्ट किया। ये फ़ैसला मैंने कापी सर सर्कुलेट कराई है। अब इसका चूँकि थोड़ा सा इसमें हमसे जो कोताही है वो ये है सर कि शायद ये कल शाम को नोटिस मिला, इसका हम लेटेस्ट जो है वहाँ पे क्या अपडेट्स है वो हम इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो मैं ले लूँगा कि उसकी क्या सिचुएशन है, कि हमारी जो 6 कंडीशंस थी उनकी एक की एनोटेटेडली क्या कंप्लायंस स्टेटस है। जी मैं सर्टेन आई विल इंश्योर सर। अब मैं चाहूँगा कि एमडी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो ज़रा सर आप तो वाकई सारी पोजीशन को अब तक जानते होंगे। सर इसमें मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये मैटर पहले सिविल कोर्ट में चला, उसके बाद सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर डीजी ईपीए के पास, और उसके बाद कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू किए बाय दी वो डीजी ईपीए की तरफ से, जो ये बता रहे हैं अभी इन्होंने अर्ज़ की लेटेस्ट 2024 में अर्ज़ किए। सर जो स्कूल वाले जो इन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे सर जो ये स्कूल वाले कह रहे थे ये कि प्राइवेट सोसाइटीज़ का सेवर है, सर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें प्राइवेट सोसाइटीज़ का नहीं, उसमें मदीना टाउन, एक्स ब्लॉक, वाई ब्लॉक, कंप्लीट मदीना टाउन, सूसा रोड का एरिया, खैबान का एरिया, वो सारा बीच में शामिल है। दूसरी बात ये कि वो डिस्पोज़ल का पानी ग्राउंड में सीप करता है, ऐसा नहीं है। हमारे जहाँ भी पंजाब में कहीं भी डिस्पोज़ल का जो डिज़ाइन होता है ना सर वेल का, उसमें पानी सीप नहीं करता, उसके नीचे आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके बेड पे। वो आप किसी भी डिस्पोज़ल का चेक कर लें, ये इस कंसल्टेंट ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है सर बाकायदा, और वो बाकायदा पूरी आबादिश का पानी देख के जिस तरफ उसका नेचुरल फ़्लो होगा ना NSL सर, उस तरफ बनाया जाता है हमेशा। ये नहीं डिसाइड किया जाता कि ये फ़लाँ जगह या फ़लाँ जगह, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल बनती है, कंसल्टेंट डिज़ाइन करता है और उसका NSL देख के उस डिस्पोज़ल को बनाया जाता है और उसका पानी सीप नहीं करता बाकायदा।
बाकी सर मिटिगेशन मेजर्स हम कर सकते हैं, मैं इनके साथ हूँ बिल्कुल स्कूल वालों के साथ। ये जैसे कहते हैं, क्योंकि सर हम भी पब्लिक के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं, हमारी कोई ज़ात तो है नहीं वहाँ पे, आवाम के लिए वो चीज़ बनाएगी और उसका एक प्रॉपर प्रोफाइल बन के उसका फ़्लो देख के डिज़ाइन किया जाता है उस चीज़ को। इसके ऊपर सर EPA के अलावा सर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट ने भी रिपोर्ट दी हुई है इंस्पेक्शन करके उसके अलावा CM ऑफिस की तरफ से एक SMU बना था उस टाइम, उसने भी रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हम आपको भी कापीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। और उसमें सर ये चीज़ प्रॉपरली डिज़ाइन की जाती है, ना कि मैं कह दूं कि ये इसको इस तरह बना दो या उस तरह बना दो, ऐसा नहीं होता। वो स्लोप देख के प्रॉपर बनाया जाता है। हाँ, मैं इनके साथ मिटिगेशन मेजर्स करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मेजर्स होंगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। MD साहब, आप कब से वहाँ MD हैं? सर मुझे 4 माह हुए हैं वहाँ पे लगे हुए, 2 माह। इससे पहले मैं भी वासा में ही रहा हूँ, मतलब 13-14 ईयर्स हो गए मुझे वासा में। इवन के लाहौर में भी जितने डिस्पोजल्स बने हमारे, गुलबर्ग में आप देख लें वो बाजिस के अंदर है। इवन सर जो आप SOS विलेज है जी जी, वो क्लासरूम के नीचे से ड्रेन जा रही है जी। तो अच्छा, आप मेरी बात सुने, बतौर इंसान, बतौर एक खलाकियात, वहाँ यतीम बच्चे हैं, बतौर खुदा का खौफ, आपकी ज़ाती राय क्या है कि वो स्कूल में चलना चाहिए? सर बिल्कुल चलना चाहिए। मैंने तो कहा है सर, आप पहले अर्ज़ किया, रिक्वेस्ट किया है कि हम मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं इनके साथ मिलके, ये नहीं कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको देख सकते हैं। आप ये देखें सर, वैसे जो इन्होंने कहा था EPA ने, उसके मुताबिक जो वेल है ना, डिस्पोज़ल का वेल हमारा वैसे ओपन होता है, लेकिन वो जो डिस्पोजल है ना उसका वेल कवर किया हुआ है, मतलब रिमूवेबल स्लैब्स रखी हुई हैं, क्योंकि वेल वहाँ बदबू नहीं आती उसकी? वेल सर वही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो जो ओपन वेल होते हैं ना उसकी बदबू जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है स्लैब्स के साथ, लेकिन वो स्लैब्स हम हटाते ज़रूर हैं सफाई करने के लिए वेल की, उसलिए सफाई के लिए हटाई ज़रूर जाती हैं। लेकिन आप जैसे मैंने भी यही कहा है कि हम मिटिगेशन मेजर ज़रूर ले सकते हैं इनके साथ मिलके, ये जैसे इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक उसको कर सकते हैं। लेकिन आप कहें ना कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज करना है तो उसके सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन से मेजर्स आप ले सकते हैं ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं? मतलब सर जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना है तो उसको एक कैमोफ्लेज तरह कर दें आप, उसको वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें। वो जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं उससे फिर उसकी स्मेल पे कम असर पड़ता है। दूसरी बात ये है, जनाब चेयर मुझे ज़रा मौका दिया जाए। जी जी सर, 1 मिनट जी। आपकी बातों से तो ये लग रहा है, जो कि रिकॉर्ड भी मैं बता रहा है, कि महकमा इस बात पे बजिद है। नहीं सर, जिद की बात नहीं है, मेरी तरफ से जिद नहीं है सर। ये देखिए ना, 2000 CM ऑफिस का जो कह रहे हैं को बना था, वो किस सन में बना था? अच्छा, पुरानी बात है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा वो जो डिस्पोजल स्टेशन है वो मैंने या MD साहब ने या किसी ने डिसाइड नहीं किया। दैट वाज सर इंक्लूडेड इन द मास्टर प्लान 1993 से लेकर सर 2018 तक का मास्टर प्लान। चले सर, वो तो हम आपको बताते हैं उस पर क्या करना है। मेरी दरख्वास्त है, यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी फ्री तारर साहब बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करके सर आप भी इस पर अपना इनपुट दें, क्योंकि ये तो देखें कमेटी में वो अपना पूरी तरह केस पेश कर रहे हैं कि ये हर हाल में वहाँ ही चलने हैं। जी, नेचुरली इसकी एक सारी बैकग्राउंड और टेक्निकल एनालिसिस जो रेलेवेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने किया, वो किसी ज़ाहिर है कि जब भी व्हेन एवर एनी डिस्पोजल स्टेशन इज़ डिज़ाइंड इन ए बिल्ट अप एरिया, या तो ये है कि ओपन कोई लैंड पड़े, जिस तरह MD साहब ने फरमाया कि कंसल्टेंट्स ने इसको डिज़ाइन किया, उसके बाद इट वाज नेवर मेंट कि ये स्कूल हो सकता है कि स्कूल के साथ कोई लोकेलिटी ऐसी होती है जो आपका स्टेशन सेलेक्ट किया गया। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि तमाम उन टेक्निकल चीज़ों को देख के ही ये डिस्पोजल, और आज का नहीं है, बड़ी देर से गालबन फंक्शनल ऑपरेशनल कब हुआ ये? हाँ तो
तो फिर ये है कि सिंस देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन विच हैज़ गॉन थ्रू जुडिशल रिव्यू एट मल्टीपल लेवल्स, तो उन चीज़ों को भी नेचुरली अदालत है, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल है, हाईएस्ट हाई कोर्ट या उस लेवल पे ये कंटेस्ट हुआ है। तो उसके बाद तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इसकी रीलोकेशन या उसका इशू तो गालबन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल या एडवाइजेबल। यही है कि स्कूल की मैनेजमेंट के साथ वैसा जिस तरह इमाम साहब ने MD साहब ने फरमाया, वो बैठ के एनवायरमेंटल कोई हैज़र्ड है तो उस हवाले से देख लेना चाहिए। ये जिस फोरम के ऊपर गया है उन्होंने इसकी तायीद की है, तो ये सामने आपके इंफॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है, पता नहीं आपको शेयर की है या नहीं उन्होंने, क्योंकि डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, आपके साथ ये जो सारी चीज़ें आई हुई हैं, ये जो सब कुछ अभी प्रोवाइड ये आपको नहीं मिला ये अभी मौके पे दिया नहीं, आपके साथ पहले भी शेयर नहीं किया गया, तो उसमें किसी ने इसकी तायीद नहीं की, बल्कि क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि इसको वहाँ से रिमूव किया जाए। चेयरमैन साहब अगर आपकी इजाज़त हो जी सर, मतलब यहाँ पे जो है इसमें तो क्लियर कट सर कहीं पे नहीं है कि इसको रिमूव किया जाए सर। जो एक ऑर्डर है सर वो जिसमें APA ने कैंसिल किया NOC, वो सर दोबारा एक दफ़ा एक एपेलेट फोरम के ऊपर वो कैंसिल हो चुका है, वो फर्दर उसकी कैंसिलेशन हो गई थी सर। जी कर दिया है महकमा माहौलियात ने कि आप वहाँ आप ये नहीं बना सकते, वहाँ नहीं इसको फंक्शन कर सकते, फिर पीछे क्या रह गया? ऑब्वियसली सर एक एपेलेट फोरम रह गया, कोई एक भी अदालत फाइनल नहीं होती। अगर एक DG APA ने फॉर इंस्टेंस एक वक्त पे NOC कैंसिल किया था, उस NOC कैंसिलेशन के अगेंस्ट जो है वो वासा उन्होंने उसकी एक अपील की और वो जो ट्राइब्यूनल में की, ट्राइब्यूनल ने वो वापस केस भेजा और दूसरी तरफ जो स्कूल है उन्होंने भी हाई कोर्ट में जाके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब गए कि NOC कैंसिल हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको रिमूव करें, तो तब जब वो गए हाई कोर्ट में उन्होंने भी और ट्राइब्यूनल ने भी, दोनों ने सर DG APA को ये वापस भेजा कि आप इस पर दोबारा डिसाइड करके फैसला करें। वो सर ये फैसला है, उस फैसले के अंदर ये 24 का फैसला है सर, ये आखिरी डिसीजन है, जिसके अंदर सर 6 जो हैं पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसके अंदर से एक पॉइंट है सर कवरेज ऑफ पिट्स, जो सर ये 3rd नंबर पे है। उसकी सर हम इनके जो है वासा वाले सर वो लेके आए हैं कि एक एविडेंस लेके आए हैं कि कवर हो गई थी पिट। उन्होंने कहा है कि सर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, उसका भी सर ये एविडेंस है इनके पास। उसके अलावा सर उन्होंने कहा कि बफर जोन होना चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, उसकी भी सर मैं क्योंकि पिक्टोरियल एविडेंस देखा है, कल मिला था, आई हैवंट बीन एबल टू विजिट इट पर्सनली, बट इनके पास सबका पिक्टोरियल एविडेंस है कि जो सर मिटिगेशन की डायरेक्शंस दी गई थी इसमें, और सर ना कि इसमें, इससे पहले सर 2022 में जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज थी, उन्होंने कमिश्नर साहब के साथ और वासा और स्कूल वालों के साथ बैठ के एक जिसे कह लें कि सर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में भी सर ये इस तरह की कुछ डायरेक्शंस दी गई कि क्योंकि 600 मिलियन का प्रोजेक्ट है, इसको अगर अभी हटाया जाता है तो गवर्नमेंट का ना कि मॉनेटरी नुकसान होगा, उसके अलावा सर वहाँ पे जो 2-3 लाख लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं वो भी सर हमारी ही एज ए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सर उसके ऊपर यही डायरेक्शन दी कि मिटिगेशन करो। तो मिटिगेशन के ऊपर सर जैसे EPA ने कहा है, अगर वो हमें जाके एक रिपोर्ट दे देते हैं इस अगस्त फोरम को, हम भी सर अपने ओन पे उसको एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक कर लेती है और वो सर हम उसको फर्दर टेबल कर देते हैं, क्योंकि सर उसको भी रिमूव करना एट दिस पॉइंट में भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन सर ना हो। एक चेयरमैन साहब एक मेरे भाई ने जो कहा कि इनके पास पिक्चर्स हैं कि वहाँ पे इन्होंने दरख्त लगाने शुरू कर दिए, लग गए सर, लग गए। इस बात को रिटर्न दे दें आप। एक गुजारिश है सर, इसमें वहाँ पर इतनी कंजस्टेड आबादी है, 2 गाड़ियाँ बराबर नहीं गुजर सकती गली में से, वहाँ 1000 दरख्त क्या वहाँ 100 दरख्त नहीं लग सकते। ये पिक्चर्स फेक ले आए हैं यहाँ पर, वहाँ दरख्त का नामो निशान हो ही नहीं सकता। वो घर गिराने पड़ेंगे, ये कहते हैं लगा दिए, पिक्चर ले आए फर्जी। जस्ट बिफोर MP वासा ने भी इशारा किया कि वहाँ पे हम तैयार हैं वो स्टेप्स लेने के लिए, दरख्त लगाने के लिए, तो उससे तो तासुब यही मिलता है कि शायद अभी प्लांटेशन वहाँ हुई नहीं सर, डिस्पोजल पे हुई है, करवा लें चेक जी, जरा मुझे मौका दे दें जी जनाब चेयर साहब, एक मुझे मौका दें सर। इफ़ यू नो भी सर, अब ये डायरेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल यहाँ कोट करना चाहूँगा कि मैंने सर 2002 में टोक्यो गया था। वहाँ पर शहर के अंदर एक जो म्यूनिसिपल कमेटी थी उसका पूरा एक डंपिंग स्टेशन बना हुआ था शहर के अंदर। मैं डंपिंग स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो स्मेल थी, उसके साथ रेलवे स्टेशन था, उसके साथ स्कूल था। असल मसला ये नहीं कि ये पंप लगाते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं, असल मसला इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का है।
अगर ये कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी फैक्ट्री हो, अगर उसको प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट जो उसके बाई लॉ उसको फॉलो कर ले, कोई इशू नहीं होगा। अभी सर रिसेंटली मैं पिछले वीक जापान से होकर प्राइवेट कैपेसिटी में गया था, वहाँ सर शहर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर यह है कि प्रॉपर SOPs फॉलो की जाती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि SOPs फॉलो नहीं किए जाते। अगर ये वासा वाले या कोई भी एजेंसी हो SOPs को फॉलो कर ले जो कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के SOPs हैं, सर कोई इशू नहीं होगा। अगर इसको प्रॉपर कवर कर लें या प्रॉपर इसकी चिमनी ऑफ उसको फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा या उसको रिसाइकलिंग कर लें, इशू ये है कि जब तक ये नहीं करते वो टेम्परेरी अगर कोर्स में दरख्त लगा लेंगे, बाकी वो स्मेल वह चीज़ें आती रहेंगी। जी शुक्रिया मंत्री इमानुअल अख्तर साहब। जनाब चेयर, मैं दिल की था गहराइयों से आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने मेरी दरख्वास्त पर ये बहुत बड़ा जो मसला था, दरीना मसला था, वो कमेटी में लाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सारी जो इस मसले के से हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, जो अफसरान ने गुफ्तगू की है, इनके मुतल्लिक़ा जो अफसरान है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये गंदे कुओं को मासूम बच्चों पर ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं। ये गंदे कुओं की बात कर रहे हैं, मासूम बच्चों की बात नहीं कर रहे। वहाँ तालीम दी जा रही है 3000 बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ रहे हैं। यही बच्चे पढ़ लिख कर कौम के ममार बनेंगे और मुल्क की भाग और संभालेंगे, तो हम इनको नहीं देख रहे, गंदे कुओं को देख रहे हैं हम। और मैंने ये असेंबली में भी आवाज़ उठाई इस मसले पर, तो ये MD वासा साहब कह रहे हैं कि वहाँ जो फ़्लो है वो उधर ही होना चाहिए। ये मैं ये सिर्फ MD वासा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ़्लो किसी और तरफ नहीं जा सकता, ये बंद होकर कहीं और नहीं जा सकता, ये मेरा सवाल है। सर इस पे ये JV था नेस्पा का और इंटर कंसल्टेंट नॉर्वे का, जिन्होंने ये प्रॉपर उसका डिज़ाइन किया था। उसका NSL दे के सर सीवरेज का जो डिज़ाइन होता है ना, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल बनती है फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे, कि उसका नेचुरल सरफेस लेवल किस तरफ जा रहा है, स्लोप किस तरफ जा रहा है, और आबादी को किस हिसाब से हमने कैटर करना है, और उसके पास डिस्पोज़ल के लिए करीब तरीन जगह कौन सी है, वो प्रॉपर देख के डिज़ाइन किया जाता है। उसकी वो कंसल्टेंट ने किया, इवन वासा ने भी नहीं किया, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट ने डिज़ाइन किया था सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर अर्ज़ की है कि जब भी इसका डिज़ाइन किया जाता है ना, आबादी का अगर हमने सिस्टम डिस्पोज़ल का बनाना है या सीवेज का सिस्टम बनाना है, तो उसका प्रोफाइल बनाया जाता है। तो उन्होंने बाकायदा प्रोफाइल बना के इसका नेचुरल स्लोप देख के उसी तरफ डिज़ाइन किया था। इधर ये स्कूल के साथ है कि और भी हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है सर। ये तो उस टाइम डिज़ाइन हुआ हुआ है सर, मैं उसकी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। स्कूल बाद में नहीं बना, स्कूल पहले से बना है, 3000 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वहाँ। कि ये बाद में बनाई है, आपने स्कूल को नहीं देखा? मुझे सर देखें, जिन्होंने ये डिज़ाइन मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी हमारे सिटीज़ बने हुए हैं ना, उनके डिस्पोजल स्टेशन विद इन अ सिटी, विद इन अ कम्युनिटी बने हुए हैं। कम्युनिटी से बाहर कोई इवन आप लाहौर भी देख लें, गुलबर्ग का देख लें जाके, कोई भी डिस्पोजल तो कम्युनिटी के लाहौर में ये बताएं किसी स्कूल के साथ है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सर, वहाँ है कोई आपका? सर कम्युनिटी के अंदर ही है, कम्युनिटी से बाहर सर आप ये कह सकते हैं कि फिर हम सब कुछ उठा के बाहर ले जाएं बाउंड्री पे। जी जी हाँ जी। गिरजाघर डिस्पोजल है वो सर कैथेड्रल के साथ है। हमारे पास सर फैसलाबाद में एक और डिस्पोजल है, वो उसके साथ मस्जिद भी है और स्कूल के साथ भी है। कोई ये सर हमारी कोई पर्सनल इनके साथ ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ सर वहाँ पे ऑलरेडी मास्टर प्लान में रिफ्लेक्ट हो गई। हमने सर ज़मीन एक्वायर करके उस पर डिस्पोजल स्टेशन बना दिया। मीनवाइल सर इसमें सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन है, जैसे MD साहब ने भी बताया है ऑलरेडी कि सर इस ज़मीन पे सर कब्ज़ा किया गया था, कब्ज़ा हुआ था उस टाइम की स्कूल मैनेजमेंट का। वो 2-2.5 साल सर हमें कब्ज़ा छुड़वाने में, गुजार करने में लगा गए। इनके ऊपर सर 3 FIRs हुई हैं मल्टीपल टाइम। सर हमारे जब बंदे वहाँ जाते थे तो उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, उसका भी सर रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद सर हमने ये RPO उस टाइम की मैनेजमेंट ने सर RPO विद द हेल्प ऑफ रीजनल पुलिस ऑफिसर सर हमें कोई 20-25
गाड़ियाँ गई, हमने कब्ज़ा छुड़वाया और फिर सर ये गई। उसके बाद सर हमारी लिटिगेशन स्टार्ट हुई सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कोई सर हमारी ये पर्सनल जंग नहीं है। मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सर जो 5 लाख की आबादी है, जो मदीना टाउन, ख़याबान, जितने भी एरियाज़ को ये डिस्पोजल स्टेशन कैटर कर रहा है, उसमें भी सर स्कूल्स हैं, उसमें भी सर कॉलेजेस हैं, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। बाकी सर जिस तरह हम एक ही सर जो सलूशन नज़र आता है वो ये है कि सर हम ऑलरेडी हमने सर वेंट शाफ्ट्स लगाए हुए हैं। वेट वेल को सर हम कवर कर सकते हैं, थिकली प्लांटेशन कर सकते हैं, नॉइज़ को सर कम कर सकते हैं। जो जनरेटर इनकी साइड पे स्कूल की बिल्डिंग के अलॉन्ग है उसको सर हम ऑलरेडी हमने साइड पे किया हुआ है। मज़ीद उसको सर डिस्टर्बेंस ना हो बच्चों के लिए ये किया जा सकता है। ये आप बराबर दरख्तों की बात कर रहे हैं, हम गंदे कुओं की बात कर रहे हैं कि ये बंद होने चाहिए, और आप कह रहे हैं दरख्त लगा दें। हमने तो रिक्वेस्ट की नहीं, आप दरख्त वहाँ लगाए ना जी। आप गंदे कुओं की बात करें। मुझे ये बताएं, आप सब इधर बैठे हैं, आप सिर्फ एक मेरा सबसे क्वेश्चन है जो इनके मुतल्लिक़ अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताएं कि इज़ इट गुड कि तुसी ये अपना उत्थे गंदे कुएं होने चाहिए ने कि गंदे कुएं बंद नहीं होने चाहिए? 43 नहीं, ये बंद नहीं होने चाहिए, मुझे बता दें बस। मैं ये कह रहा हूँ कि 43 डिस्पोजल स्टेशन है वासा के सर फैसलाबाद में। अगर ये हमारी डिमांड है, ये सारे लोग बाहर के ममालिक से भी हमें लोग ये कह रहे हैं, ये इस मसले की वजह से हमारी बदनामी हो रही है पूरे मुल्क की, तो मैं अगर ये सब कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, असम्बलियों में आवाज़ें उठी हैं, नेशनल पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ें उठी हैं, पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में, तो क्यों नहीं हम ये बंद कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीकाकार हमें बताएं जिस तरह ये बंद हो। अगर कोई फ़ंड चाहिए हम भी दे देते हैं, जो मिनॉरिटी मेंबरान हैं हम भी अपना फ़ंड देते हैं, ये बंद होने चाहिए। आप बच्चों को फोकियत दें ना, या आप गंदे को फोकियत ना दें। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट बैठे। सर एक मुझे ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इनकी क्या जुरिस्डिक्शन है? ये लेटर मिला? ये लेटर है आपके पास? ये दें एनवायरनमेंट का अफसर। अच्छा चलें, दूसरा सवाल ये है जी कि जो आपकी रिपोर्ट है EPA की जी, उसके अंदर आपने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, गालबन 6 कंडीशंस हैं। तो ये फरवरी 2024, तो ये आपकी कोई टीम गई है चेक करने के लिए कि ये जो आपने इनके ऊपर लगाई थी इसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ पोजीशन? सर मैंने ऑलरेडी, थैंक यू वेरी मच सर, मैंने गुजारिश की कि इसका लेटेस्ट अपडेट इस वक्त मेरे पास नहीं है। आपको कोई नॉलेज में है कि टीम गई थी? जी टीम जाती है हमारे वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है हम उनको जो है कंप्लायंस जो है वो इंश्योर करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपके जो है ना, या जो अभी आपका वहाँ का स्टाफ है ना, वो तो यूजलेस लोग हैं। उनका तो बस काम ही होता है कि वो भट्ठे वालों से जाके वो मंथली लेते हैं और यही उनका काम होता है। वो बाहर जाके, वो भी एक ड्रामा है, वो भी मैं आपको एक नोटिस में लगाना चाहता हूँ। वो जो भट्ठों का इशू है ना, वो जिगजैग वाला, वो भी एक सारा ड्रामा है। वो बाहर उन्होंने जिगजैग वाली शक्ल बनाई होती है, अंदर उसी तरह चलाई। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो इसके तहत कोई आपकी टीम गई है, कोई ऑन रिकॉर्ड है आपके पास कि जी हमने कोई बंदा भेजा है कि? जी कल उसको अपडेट लिए हमने, उसमें पिक्चर्स भी मंगवाई हैं। जैसे ये बता रहे हैं ना कि वेल को हमने कवर किया हुआ है, तो हमारे पास पिक्चर्स जो आई हैं वो ये शो कर रही हैं कि वेल को कवर किया हुआ है, और वहाँ प्लांटेशन जो है वो ऑल्दो इतना वो जिस तरह का था कि बफर जोन होना चाहिए, प्लांटेशन की पिक्चर्स अवेलेबल हैं, बट नॉट एज ए बफर जोन, उसको हम नहीं कह सकते। इसके अलावा जनरेटर की जो बात हुई थी, जनरेटर का भी मैंने देखी है पिक्चर्स, उसको भी वहाँ से स्कूल की वॉल से शिफ्ट करके अलग उसको किया हुआ है और उसको साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश की गई है। ऑल्दो हम MD वासा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको और ज़रा बेहतर कर दें ताकि वो जो डिस्टर्बेंस। मैडम आप एनवायरनमेंट से हैं, MD वासा साहब भी बैठे हैं, एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हैं। आपको पता है कि सीवरेज में से कौन सी गैसेज निकलती हैं? है अंदाज़ा? ग्रीन हाउस गैसेज जी, ग्रीन हाउस गैसेज। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज किनको कहते हैं? मीथेन। जी, जो आपका सीवरेज होता है ना, उसमें से 2-3 किस्म की गैसेस निकलती हैं। एक ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, मीथेन होती है, और तीसरी उसके अंदर H2S होती है। अब चीज़ ये है कि मीथेन का प्रॉब्लम ये है कि मीथेन जो है वो इन्फ्लेमेबल होती है,
अगर आप उसको कंटेन करेंगे तो खदशा होता है कि किसी को वो धमाका हो जाए किसी तरीके से। H2S जो है वो नॉन पॉइजनस गैस है, तो अब इन चीज़ों को जो है वो आप बंद करने से या दबाने से काबू कर लेंगे। These are the mitigative measures हैं जो देखें ना जी, जहाँ पे मीथेन गैसेस होती हैं वहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर तरीक़ेकार होता है, उनको बर्न किया जाता है, उसके लिए बर्नर लगाए जाते हैं। अगर आपने कोई इस किस्म का काम, एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। अगर आपने इन चीज़ों को एड्रेस भी करना हो और अगर आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड होती है तो उसके लिए स्क्रबर्स लगाने पड़ते हैं। तो अब बात यह है कि सिर्फ ढकना बंद करने से तो मसला हल नहीं होगा ना, वो तो बम बन जाएगा। नहीं सर, वो जो है ना वो पानी स्टे नहीं करता, वो पंपिंग स्टेशन है हमारा, वो पंप करके हम आगे उसको फेंकते हैं बाय फोर्स में। और उसमें सर ये होता है कि देखें अगर वो मतलब वो इतना ज़्यादा वो हैज़र्डस हो तो वो जो दरख्त है ना हमारे वो भी ग्रीन ना नज़र आए आपको वहाँ पे सर, ये भी एक चीज़ है सर। गैस की वजह से सरगोदा में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, हमारे वहाँ भी 3-4 जो मसीह वो वफात पा गए थे जहरीली गैस से। और अब यहाँ होता है कि हम बाद में वो काम करते हैं, पहले हादसे का इंतज़ार करते हैं। हम चाहते हैं कि हादसा होने से पहले ये बंद होने चाहिए ना जी। सर जी थैंक यू सो मच फलबूस भाई जी। टेक्निकल जितनी हमने बातें सुनी में भी ये आप लोग इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है ये हम देख। लेकिन आप मुझे ये बताएं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं क्या वो कोई वहाँ से कमाई कर रहे हैं? अगर वो बेलौस लोगों के लिए कर रहे हैं तो हम लोग अपनी कमाई के ऊपर पड़े हैं। और जब आपको पता है डॉक्टर रूथ फॉर्ड जब आई ना यहाँ पर, सुनने वाली बात है और सच्चाई वाली बात है, तो वो जो हमारे कोड़ियों के लिए लड़ने लगी ना तो हमारे ही लोगों ने उसके ऊपर केस किए, पथराव किया, मारा। तो वो हिदमत गुजार बंदी थी, वो हमारे साथ लड़ के हमारी हिदमत कर गई और वो हमारे साथ लड़ के वो कोड़ियों के लिए वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। भाई ये अदारे भाई से हिदमत करने के लिए आए हैं, हमें अपनी 4 पाइयों की पड़ी हुई है, वहाँ पर हमारा ये लग गया वो लग गया। और वैसे भी जो मेरे भाई कह रहे हैं फ़्लो वो बनता है, भाई फ़्लो एक डायरेक्शन में बनता होगा, जैसे कि असम्बली हाल की तरफ फ़्लो आए तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको हमने वहाँ पर जो हमारा हम सिटिंग एरिया वहाँ पर ही फ़्लो बनता है। कोई वो सुई का मकाम नहीं है कि एक स्पेशल पॉइंट पर ही जाके सारे मनसूबे काम होते हैं। एक गलत प्रैक्टिस की, आज उसको डिफेंड करने के लिए वही हिसाब हो गया, एक झूठ बोला उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। एक गलत प्रैक्टिस की, आज उसको हम डिफेंड करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। भाई वहाँ पर हिदमत गुजार है, वहाँ कोई कमाई के लिए नहीं बैठा। अगर कमाई के लिए बैठा है तो फिर आप उसको पैसों से पैसे करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो आपका जो इनकम है वो छोटा है। वहाँ पर तो बेलौस काम कर रहे हैं, हिदमत कर रहे हैं और हम हिदमत को पैसों में तोड़ रहे हैं। हमारे मुल्क की यही से एक बुरी जो एक रवायत होती है कि ये है कि हम तो हिदमत करने वालों को अपने हाथों से चलाते हैं और जो आते हैं मेहनत करने के लिए आते हैं वो आई और फिर वो हमारे साथ लड़के काम कर गई। तो आज ये इदारा काम करने के लिए आया है, हिदमत करने के लिए आया और स्कूल के अंदर वो बना हुआ था और जाके वहाँ पर बाय फोर्स आप लोगों ने वहाँ पे एक कुएं बनाए, तब भी नहीं देखा किसी ने। जब इख्तिजाज किया और उस पर आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे जब इख्तिजाज हो रहा था? और अब आपने बाय फोर्स अगर आपने कर लिए तो आज वो अपनी वो ना करें, क्योंकि आप वहाँ से देखें कि जब आपको पहले NOC पे ही शटअप कॉल हुई तो फिर आप मज़ीद होकर जो है ना वो वहाँ बना लिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, खिदमत गुजार लोग हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो आपके मुल्क को संवार रहे हैं, बाहर से आके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हम कितने वो लोग हैं कि अपने ही बच्चों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, अपने ही कौम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। और डिफेंड क्या कर रहे हैं कि गंदे कुएँ अगर बंद हुए तो वो आप उसको कहीं और शिफ्ट करें। मैं बहुत अच्छे सख्त बोल सकते हैं इस पर, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे यहाँ पर बड़े मौजूद बैठे हुए, तो मेहरबानी इसको कीमत से ऊपर आके देखें। यहाँ पर जिनकी जाने वो अनमोल जाने हैं और उसकी आप अरबों रुपया लगा के एक बंदे के ऊपर जान नहीं डाल सकते, तो कम से कम हम थोड़ी सी मेहनत करके उनको बचा सकते हैं। वो वहाँ पर नन्हे बच्चे प्लांट लगाएंगे, प्लांट एक पौधा लगाने के लिए 3000 पौधों को आपने खतरे में डाला हुआ है।
ये मेरी समझ से बाहर है कि छोटे बच्चों के उनके किडनी और उनके जो वो बॉडी के अज़ाए क्या वो इतनी जहरीली गैसों को बर्दाश्त कर सकेंगे। और दूसरी ये बात है कि ये अगर ये हार के जाते हैं ना तो ये समझे कि हम कौमी तौर पर हार के जाएंगे, अदारा हार के यहाँ से चला जाएगा, वो खिदमत छोड़ के चला जाएगा, तो हम कितने, मैं समझती हूँ हम जैसे बेवकूफ़ लोग कोई नहीं है कि हम अपने ही हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। ये इनको सपोर्ट करें, ये और शहरों में भी जाएं, खिदमत करें, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, हमें बिल्डअप करने के लिए आए हैं। और हम वो लोग हैं कि मैं क्या कहूँ, बस ये कि इसको देखें, इसको इन चीज़ों से ऊपर आके देखें। ये कुएँ नहीं है, ये समझे कि हमारी सख्त दिली है, ये कुएँ नहीं है, ये हमारी शट अप कॉल है कि हमें तलीम नहीं चाहिए। ये जो अदारे बाहर से आते हैं, आपने अदारा बाद में आके बना होता तो हम अदारे के कहते कि आपने क्यों बनाया, अगर आपने बना लिया है तो अब आप इसी तरह से सर्वाइव करें। जब आपने ज़बरदस्ती जाके अंदर बनाया है तो फिर वो तो आपके बच्चों को आपसे ही बचा रहे हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे, इसको किसी और तरह से दूसरी सेंस से लें वो आप इसको डिलीवर करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि हमारी सोच, पहले हम सोच तो बदलें। अगर आप इसी सोच पे रहेंगे कि आपने अच्छा किया तो फिर सोच तो नहीं बदलेगी। जब तक आप दूसरी सोच पे नहीं आएंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए करें, बच्चों की वकालत करें, आप गंदे कुओं की वकालत कर रहे हैं सारे बैठ के ना जी सर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू कॉन्वेंट स्कूल मैं सर बात करना चाहता हूँ कि ये जो कि स्कूल जो है तकरीबन 2010 में बने हैं और वासा के जो एमडी साहब हैं ये कह रहे हैं कि 1993 का इनका मेगा प्रोजेक्ट है। 1993 की बात करें तो जहाँ पे अभी इनका डिस्पोजल लगा है वहाँ पे एक घर भी नहीं बना हुआ था, वहाँ पे जस्ट लाइक वो फील्ड था, यानी कि वहाँ पे लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया उसके साथ करीबन आई थिंक सो के मोर देन मे बी 2 लाख घर हैं वहाँ पे जिसके साथ इन्होंने लगा दिया। ये इसलिए सिर्फ वहाँ पे लगाया गया है क्योंकि वहाँ पे जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी बैठी हुई है और ये समझते हैं कि शायद क्रिश्चियन जो है ये इनको दबा दिया जाए तो ये खड़े नहीं हो सकते और इनको ये रद्द किए हुए लोग हैं, इसलिए वहाँ पे लगाया गया। और सेकेंडली सर हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड रिपोर्ट्स हैं तकरीबन 500 के करीब बच्चे हैं जिनको एज़मा हो गया वहाँ पे जहरीली गैसेस की वजह से। और बिल्कुल साथ जो कि क्लासरूम्स हैं और जब उनकी वो विंडोज़ खोलते हैं तो वो पढ़ नहीं सकते और ऑल क्लासेस की जो विंडोज़ हैं वो बंद की होती हैं उन्होंने, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे इतना आलूदा माहौल है, मेरी चूँकि वहाँ पे रहाइश भी है साथ, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे बंदा सांस नहीं ले सकता। फिर स्पेशली मैडम शकीला भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे चूँकि तकरीबन 10 चाइनीज़ हैं जो पिछले 15 साल से तलीम को फ़रोग दे रहे हैं और उनका विजन है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 1000 स्कूल बनाना चाहते हैं। और अभी सिर्फ वहाँ पे फैसलाबाद में ये 2 स्कूल्स बने हैं, तो वासा जो है वो इस हटदर्मी पे उतर आया है कि वो अपना वहाँ पे डिस्पोजल लगा के उसको मूव नहीं करना चाह रहा और वो इतना बड़ा मिशन लेके इस कंट्री में आया है। और चाइना और पाकिस्तान तो आपस में दोस्त हैं, लेकिन चूँकि ये चाइनीज़ जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी रहायशगाह भी वहाँ पे है और दे आर टू मच डिस्टर्ब। और उन्होंने भी बारहा रिक्वेस्ट की है, हम डीसी साहब के पास गए हैं, एमडी साहब के पास गए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं इस तरह के, चूँकि वो तो हमारे बच्चों को तलीम देने के लिए आए हैं, लेकिन वासा जो है वो अपनी हटदर्मी पे उतरा हुआ है। तो सर मेरी हम्बल सा मिशन ये है कि इसका जो अल्टरनेटिव सलूशन है वो यही है कि डिस्पोजल को वहाँ से रिमूव किया जाए। और ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और मैडम रूथ फाओ की बात कर रहे थे और वहाँ पे एक मिशनरी है जिनका नाम मई ये चिंग है, वो 15 साल से यहाँ पे रहाइश पजीर है, उसी कंपाउंड के अंदर ही उसकी रहाइश है। और 2020 की बात है, उसको कैंसर हो गया और उसकी कमिटमेंट अभी भी मुझे याद है, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास उसकी वीडियो है। उसने कहा कि मैं मर भी जाऊँ ना यहाँ पे तो मेरी डेड बॉडी आपने वापस नहीं भेजनी, मुझे पाकिस्तान में दफनाना है। हाउ दे आर कमिटेड टू पाकिस्तान एंड व्हाट वी आर गिविंग टू देम, आई थिंक दिस इज रियली व्हाट वी आर गिविंग is not a reasonable, it's really injustice, this is not the justice. They committed their life to give their life for Pakistan, but what we are giving to them, they are not earning anything. They want to promote the education, they want to give future to our next generation, but what we are giving to them, they said, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ पे दफनाया जाए, मेरी डेड बॉडी को वापस ना भेजा जाए। She is just like Ruth Fao in Pakistan. जी प्रिंसिपल साहब आप कुछ फरमा देंगे जी।
शुरू करना कि स्कूल के अंदर, इदारे के अंदर किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे मुस्लिम गरीब बच्चे भी उतना ही हक लेते हैं, फर्स्ट बटन ऑन कर जी, उतने ही हकदार हैं उन तमाम फैसिलिटीज़ का जितने हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं। किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहुत दफ़ा मुस्लिम्स लेडीज़, उनके हस्बैंड नहीं है या किसी भी तरह से वो हालात का शिकार हैं, जब आती हैं तो हम उनको गले लगाते हैं और बुक्स, यूनिफॉर्म, और मैं समझती हूँ कि वाहद ये इदारा है जिसके अंदर वहाँ पर कोई इस नाम से नहीं आता कि ये मुस्लिम है और ये क्रिश्चियन है। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी नहीं बल्कि मैं कहूँगी एक वालहाना मिसाल है। अदरवाइज़ दूसरी तरफ देखा जाए तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस बड़े देखने को मिलते हैं जब इदारों के अंदर क्रिश्चियंस बच्चे जाते हैं। मैं इस बात को नहीं हाईलाइट करना चाहती क्योंकि हम इस फेथ से और इस तरह से नहीं चल रहे। और एक और बात थी मेरे जहन में आ रही कि जब क्लासेस में चूँकि मैं एज आ प्रिंसिपल वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, मैं खिदमत गुजार औरत हूँ, खिदमत करना चाहती हूँ अपने पाकिस्तान की और ये अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। कभी विजिट के लिए जाऊँ तो मैं कहूँ ना बेटे ये ओपन दिस विंडोज, नो मैं खोल भी नहीं है, स्मेल बड़ी आ रही है। तो पंपिंग स्टेशन को बंद करते फिर रहे हैं, उधर विंडोज़ भी बंद करके रखें, मतलब ये हम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान को? बार बार एक ही बात कही जा रही है, क्या दे रहे हैं पाकिस्तान को? कमरे भी बंद कर लो, यहाँ से गुजरना नहीं है, ये ऐसे कर लो, मास्क चढ़ा के हर वक्त रखो, तो इधर की विंडो नहीं खोलनी, इस तरफ से गुजरना नहीं है। तो हम सब मिल जाएं, हम सब ने रूए ज़मीन पर कुछ करना है, इसके बाद हमने मर जाना है और वहाँ पर जाकर भी हमारे पास एक मकाम हमें मिलेगा, तो वो ह्यूमन की खिदमत कर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाएगा और शायद हमें जन्नत भी नसीब हो जाए। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब जी। जनाब जुल्फ़कार शाह साहब। सर चेयरमैन साहब, गुफ्तगू मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है, कुछ जज्बात भी हैं, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बात डिस्क्रिमिनेशन की है ना जी, तो यहाँ पे कोई किसी एक मज़हब के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो वो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको शौक़ है कि हमने ना अपने बंदों को तंग करना होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना जी। एक कानून कायदे बने हुए हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब ना हम उनके ऊपर सही तरह अमल दरामद करते हैं और ना हम उन पर फॉलो अप करते हैं। ये तो एक प्रॉब्लम हमारा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अभी चूँकि जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है वो डायरेक्शंस हैं जो EPA वालों ने दी हुई हैं। सबसे पहले तो EPA वाले तशरीफ़ ले जाएं वहाँ पे जाएं, कोई बड़े अफसर इनमें से जाए वहाँ पे जाके। वो मुकामी जो है ना वो सिर्फ पैसे भत्ता वसूल करने के लिए, उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो इधर से ऑफिस से, हेड ऑफिस से कोई बंदा वहाँ पे जाए, कोई ज़िम्मेदार अफसर वहाँ पे जाए, उधर जाके मौका देखे और जो इन 6 जो इन्होंने सजेशंस दिए इनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें। और उसके साथ जो है वो MD वासा साहब भी जाएं और हमारे ADCG साहब भी जाएं, ताकि कम अज़ कम जो इन राइटिंग हमारे पास मौजूद है कम अज़ कम उसको तो इंश्योर करवाएं। और उसके बाद जो है ये जब मौका देखें और मामलात देखें, उसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट दें कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या किया जा सकता है इन फ्यूचर, उसको वहाँ से इस मामले को परमानेंट इसका हल क्या है। लेकिन मौके के ऊपर फौरी तौर पे हमें इसको एड्रेस करना है और उसके लिए हमारे पास सीधा ये 6 नुकात मौजूद हैं। डिपार्टमेंट का भी एक ग्रेट आइडिया जी, बंदे जाएँ जहाँ से उठ के जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ, कोई बंदा भेजें वहाँ पे, कोई सीरियस आदमी भेजें जो साथ हो, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी जाए, वो साथ जाए, मौका देखें और फिर एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक अगर कोई इस चीज़ का कोई परमानेंट हल निकल सकता है तो उसके ऊपर भी बनामे मौला उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ही जो है ना वो इजाज़त है
मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मिनॉरिटी मेंबर्स में से भी आप एक ही ड्यूटी लगा दें, वो जब वो जाके चेक करें तो वो साथ हो, ताकि रिपोर्ट बनते हुए कोई भी चीज़ ऐसी ना जो हिडन आके रिपोर्ट दे दे, क्योंकि रिपोर्टें तो बनाई जाती हैं या तो पोस्टमार्टम भी हफ्ते के बाद रिपोर्ट मिलती है और अपने मुताबिक रीअरेंज किया जाता है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चेयर से कि आप मानी भाई की ड्यूटी लगा दें, वो इस टीम के साथ जाके चेक करें प्लीज़। थैंक यू। इसमें जो मेन इशू है ना, जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो एफडीए और वासा है। जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, इनकी तो कुछ बातें अप्रिशिएट भी करनी चाहिए। इन्होंने इनका एनओसी बहुत पहले ही कैंसिल कर दिया और ये भी फिजिबिलिटी दी कि वहाँ ये बन ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इशू ये है कि एक तरफ गरीब आबादी है रोड के, एक तरफ, दूसरी तरफ अमीर आबादी है, वहाँ सोसाइटीज़ हैं 3-4। उनका डिस्पोजल का पानी है जो सारा इधर बना दिया गया स्कूल के साथ। स्कूल का जो फ्रंट है वो उन आबादी से भी बड़ा है, इतना बड़ा स्कूल सिस्टम। ये देखकर हर शख्स जब भी जाता है वो हैरान होता है कि इतने गरीब इलाके में इतना बड़ा स्कूल भी काम कर रहा है। इन्होंने उनको सिर्फ करने के लिए एफडीए ने, क्योंकि वो सोसाइटीज़ थी, उन्होंने इधर कर दी। इन्होंने जो है वासा ने, जाहिर है फिर वो करना ही था, वहाँ का जो भी रिक्वेजिशन बनी, जो सिस्टम बना दिया गया। 300 मीटर के फासले पर ज़राई आबादी है, इसको थोड़ा सा और आगे अगर शिफ्ट कर दें, कोई रिक्वेजिशन बनाएं तो सही। इसीलिए कमेटी चाहती है कि एक हाई लेवल विजिट वहाँ का हो जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स और एनवायरनमेंट हमारे लिए एक्सपर्ट ओपिनियन सारी आ जाएगी। साहब ने बड़ी पढ़ी लिखी बातें, टेक्निकल और जो है बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं जी, इसको अब हम क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा आगे भी एजेंडा है। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा को ये जो इस वक्त पंजाब है वो सुपर सीएम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का पंजाब है। इस वक्त जो पंजाब असम्बली है वो हमारे दबंग स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब की असम्बली है। तो ये पहली बार हुआ कि उन्होंने पंजाब में स्टैंडिंग कमेटियों को अपना जो इख्तियार है वो दिया है। हमें इस सारी रिपोर्टों में, सारी बातों में इस बात को जो है वो अव्वल दर्जा देना चाहिए कि अगर एक काम गलत हो गया है तो उसके हल की तरफ हमने जाना है, ना कि ये हम अपनी अपनी सभी जो है दलीलें या आर्डर या चीज़ें पेश करते रहें। तो इस मीटिंग को हम पेंडिंग कर रहे हैं। तो इसी आइटम पे तो महकमे से जो अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया है, हमारे ऑनरेबल एमपीए इमानुअल अतर जूलियस साहब की सरपरस्ती में आप वहाँ विज़िट करें। विज़िट करके आप 15 दिन में कमेटी को रिपोर्ट पेश करें और उसमें इसका हल पेश करें। ये जो सारी बातें हैं ये तो सुन ली हैं हमने, देख भी ली हैं, सारा कुछ हमारे पास आ गया है। तो इस पे हमने अमल दरामद कराना है क्योंकि देखिए इसमें हमारे मुल्क की तरक्की का सवाल है। एक ऐसा अदारा जो पाकिस्तान में या पंजाब में 1000 स्कूल लगाने का प्रोजेक्ट लेके आया है, तो ये बात अगर हम रिपोर्ट स्पीकर साहब को या सीएम साहब को भेज देंगे ना तो फिर हमारे, क्योंकि वो पता है कि वो ज़रूर इस पे एक्शन लेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि ये मामला कमेटी में आया है तो इसका एक ऐसा खूबसूरत को हल निकले जो कि हम सब के लिए बाइसे इज़्ज़त भी हो और बाइसे बरकत भी हो। तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, अभी सारे ऑफिसर इमानुअल अतर जूलियस साहब की क़यादत में विज़िट करें और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 15 दिन तक कमेटी डिपार्टमेंट हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ फाइनल रिपोर्ट देंगे। जी जी, जैसे शाह साहब ने कहा है कि एमडी वासा होंगे, जी जी साहब होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है मिनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जी जी जो एडिशनल सेक्रेटरी मियां उमर साहब, आप ज़रा इसको मानुअल अतर जूलियस साहब के साथ देखें जिस दिन का ये टाइम बनता है विजिट का। डिप्टी सेक्रेटरी है हमारे जी मिनॉरिटी, 15 दिन में जी आप हमें रिपोर्ट देंगे इसके ऊपर। दोबारा इसको टेकअप करें जी, और अगर आपके पास भी कुछ सजेशन हो वो भी आप रिटन में आप दे देंगे। ठीक होगा जी, शुक्रिया। अगले एजेंडे पे हम आए। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है कंसिडरेशन ऑफ द इशू रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट लैंड फॉर क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड इन पंजाब। तो इसके हवाले से सर ADCR लाहौर साहब का कोई नुमाइंदा आया जी?
जी मेहरबानी एमडी साहब, शुक्रिया सर। उनको इंटीमेट तो जी सर, शायद बशीर GAR लॉ सर। जी सर। क्या नाम आपका? शायद बशीर, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू लॉ सर। अच्छा सर ADCR साहब सर आज कोर्ट में थे सर, इस वजह से नहीं अटेंड कर सके सर। वो कहते हैं कि जी सीनियर्स कोर्ट में थे, तो आप ये तकलीफ आए, आप ज़रा आगे आ जाएं। जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं जो दो, हैं 17 के सर। जी जी अच्छा जी जनाबे सेक्रेटरी साहब, ये मैंने CM साहबा को ये रिक्वेस्ट की थी, उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने बड़ी शफकत की। आपसे पहले 4 दिन तो इस पे बड़ा काम हुआ था, तो क्योंकि वो कहा मैंने CM साहबा को था, तो वो हर नोटिफिकेशन में नाम मेंशन मेरा हो रहा था। वो शायद इस बात से कि शायद ये सारा क्रेडिट मुझे मिल जाना है, तो क्रेडिट क्या लेना है, एक काम है जायज़, उस काम को होना चाहिए। लोगों के बड़े मसले हैं, जब किसी का कोई प्यारा चला जाता है तो फिर जब उसको ये फ़िक्र हो कि अब इसको मैंने लेके कहाँ जाना है, तो फिर उससे ही पता होता है कि क्या बनना है। तो हमने मिनिस्टर साहब की क़यादत में अपने डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में हमने एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी हुए थे। फिर मैं सीनियर मेंबर साहब के पास गया था, उन्होंने एक वो लेटर की तरह जी लेटर भी जारी कर दिया था तमाम जो है ना डिप्टी कमिश्नर को, और उसके बाद पूरे पंजाब में हमारे कम्युनिटी के लोगों ने एप्लीकेशनें जमा भी करा दी इस लेटर के हवाले से कि हमारे पास यहाँ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है, तो हमें ज़मीन दी जाए। तो आज तो सरकारी ज़मीनें मौजूद हैं, कुछ अरसे बाद अगर ये भी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कहाँ से कोई ऐसा होगा। तो इस पे अफसोस है कि 1 साल गुजर गया है। 13/8/2024 को ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से लेटर जारी हुआ था, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद आज तक एक जो टुकड़ा भी कहीं है वो ज़मीन का जो है वो अलाट नहीं हो सका। तो मलिक साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मलिक साहब के अखलाक को, किरदार को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये SGM थे, तो आपने सर हमेशा ही बड़ी खिदमत की है, बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये मिनॉरिटी का बड़ा एक अहम इशू है, तो इसमें आप हिस्सा डालें, ये एक नेक काम है, इसका हम सबको एक अजर मिलेगा और हमारी गवर्नमेंट के खाते में ये बहुत बड़ा काम जाएगा CM साहबा के कि उन्होंने ये किया है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिनॉरिटी के लिए। कब्रिस्तान की जगह तो अब कीमती है, लोग हमारे गरीब हैं, वो परचेज़ तो कर नहीं सकते। तो इस पे सर आपको मलिक साहब मेहरबानी फरमाएं, अपना बताएं कि क्या आपका इस पे। जी सेक्रेटरी साहब। ने इज़हार ख्याल किया और 15 कब्रिस्तानों का ज़िक्र हुआ, जिसमें 9 ऑलरेडी मॉडल बन रहे थे और 6 उसमें मौजूद थे। जिस मिनट्स की मीटिंग का हवाला आपने दिया जो मिनिस्टर साहब ने शेयर की, जी जी जी, उसके बाद फिर 2 डिपार्टमेंट ने भी मीटिंग की और मैंने भी आते हुए सबसे पहले रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, एक तकरीबन 2 हफ्ते पहले दोबारा इसके ऊपर मीटिंग मैंने कन्वीन की, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, लोकल गवर्नमेंट्स के भी मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने 2 जगह आइडेंटिफाई की लाहौर की हद तक। एक शहर खामोशा में कुछ 14 कनाल के करीब जगह थी, और एक दूसरी जो है वो पासबान कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी जगह। लाहौर की हद तक तो जगह आइडेंटिफाई हुई, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फिर दोबारा रीएट्रिएट किया गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और जहाँ ग्रेवयार्ड्स बाकी लोगों के लिए मौजूद हैं, बाकी क्रिश्चियन या बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी होना चाहिए। तो उसमें मलिक साहब ने भी अब बोर्ड की तरफ से कोशिश की है, मज़ीद इस पर अपडेट दे देते हैं कि आजकल क्या इसकी सिचुएशन। जी थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, योर परमिशन सर, इसमें जो पॉलिसी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, अप्रूव जो रूल्स हैं फाइनेंशियल रूल 2016, उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इज़ फुली कॉम्पिटेंट टू एलोकेट स्टेट लैंड फॉर ग्रेवयार्ड।
इसके मुतालिक कुछ कन्फ्यूजन थी, शायद ये ग्रेवयार्ड शायद किसी मुस्लिम कम्युनिटी के बाकी नहीं है। हमने तमाम डिप्टी कमिश्नर को लेटर दे रिगार्डलेस एनी रिलीजियस ग्रेवयार्ड के लिए लैंड एलोकेट करना डिप्टी कमिश्नर पर व्यू हमने नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर दिया। कुछ लोगों का नहीं पता, ऑलरेडी वैसे पता भी था, तो फिर लेटर भी लिख दिया कि आप तमाम जो उनकी देखें जो भी एप्लीकेशन आती है जिस भी कम्युनिटी को या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो जिसको भी कब्रस्तान की ज़रूरत होती है वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन, डिप्टी कमिश्नर हिमसेल्फ या हर सेल्फ खुद इसको जगह एलोकेट कर सकता है। बाकी और कोई उसके पास अख्तियार नहीं है जगह देने का किसी भी इदारे को मासवाए कब्रस्तान को। जी ठीक है। दूसरा जो 2 लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, एक थी वो पासवान कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो लैंड अभी किसी भी इदारे को किसी पर्पज़ की नहीं दी जा सकती चूँकि वो लिक्विडेशन बोर्ड एक इंडिपेंडेंट था, अदारा था, भी उसकी स्टेट लैंड नहीं है वो। ठीक है। सर खमोशा का था वो चूँकि लोकल गवर्नमेंट को लैंड दी गई थी, अगर लोकल गवर्नमेंट उसमें से अपनी परव्यू में से कोई जगह उसको कोई दे दे, थोड़ी सी जगह बांधी है, अदरवाइज़ ये जो सर जितनी को 8-10 कनाल जगह ये कोई इशू नहीं होता, ये किसी भी जगह पे आराम से मिल जाती है। लाहौर के अंदर भी, लाहौर का विद सिटी तो नहीं होगा लेकिन सराउंडिंग में लैंड अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंड अवेलेबल है। अगर कोई कम्युनिटी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन किसी डीसी को दी गई थी, अगर उसके पास उन्होंने कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, फीडबैक नहीं आया, तो आप मुझे उसकी लिस्ट एक प्रोवाइड कर दें, मैं खुद अपने तौर पर भी उनसे पूछ लूँगा भाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया है। जी शुक्रिया जी जनाब शाहिद साहब। कितनी एप्लीकेशनें अब तक लाहौर में आपको वसूल हुई हैं इन कब्रस्तान के सिरे? मुझे ज़बानी याद है, ज़रा आप अपना रिकॉर्ड देख के मुझे बताएं कितनी एप्लीकेशनें आपको आई हैं और कितनी आपने डिस्पोजल की अब तक? सर कमा की हद तक तो हमने सर डिस्पोज ऑफ कर दी है। हमने 16 कनाल सर एलोकेट किया वहाँ पे कमा में, जो शहर खमोशा में जैसे सर ने कहा है। सर बाकी डिटेल हम सब चेक कर लेते हैं, टोटल उनमें से कितनी डिस्पोज ऑफ हुई हैं सर। तो आप तो फिर इसके मुतलका कोई रिकॉर्ड लेके नहीं आए ना, आपने को अपना रिकॉर्ड देखा है? सर हमारा स्टाफ है हमारा। आपके पास लाहौर में 70 से 80 एप्लीकेशनें वसूल हुई हैं। कार्ड सर हम सारा ट्रेस कर लेते हैं, कंप्लीट सर ब्रीफ कर देंगे सर। अभी सर नहीं सर हमारे पास। देखिए आप ब्रीफिंग पे ना रहें, कुछ करने की तरफ हम आए। आपके पास ऑलरेडी ये जो गुलशन रावी है वहाँ की एप्लीकेशन जमा है, आपके पास बहार कॉलोनी बहुत बड़ी क्रिश्चियन आबादी है वहाँ की एप्लीकेशन जमा है, आपके पास बागड़ियाँ बहुत बड़ी क्रिश्चियन आबादी है वहाँ की एप्लीकेशन आपके पास जमा है, आपके पास उसके अलावा बबलियाना हमारे इलाके में है वहाँ की एप्लीकेशन जमा है, मिशन कानूनी रेमंड एक बहुत बड़ी मिशन यानी कि क्रिश्चियन आबादी है वहाँ की एप्लीकेशन आपके पास जमा है, उसके बाद मांगा की एप्लीकेशन आपके पास जमा है, उसके बाद बाट की एप्लीकेशन आपके पास जमा है। बेशुमार जगहों से लोगों ने हमारे साथ जब रब्ता किया, ये जो नोटिफिकेशन बोर्ड का जारी हुआ तो ये नोटिफिकेशन लगा के लोगों ने आपको दी हैं। उसके बाद फ्रांसिस टाउन है, मुकद्दस कानूनी है, वहाँ के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं और जगह भी मौजूद है। आप मेहरबानी करें इस पे थोड़ा सा टाइम निकालें तो आपको भी हम उसी बात पे आते हैं। मलिक साहब मैं आपको सारी वो जो है लिस्टें वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरे पंजाब से हमारे पास वो डाटा मौजूद है, तो आप ज़रा सबको एक दफ़ा इस पर रिमाइंडर जारी करें। तो शाह साहब आप इस पर ज़रा कुछ फरमाएँ। सर मैं मीटिंग में भी इस बात को जी जी लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी क्योंकि ग्रेवयार्ड उनका भी फंक्शन था तो उधर मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो माइनॉरिटी ग्रेवयार्ड्स हैं ना उनका बहुत बड़ा मसला है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है इस वक्त कि जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ है उसकी क्या उसके अंदर उन्होंने कोई स्पेसिफिक दिया या नहीं दिया। और मेरा एक सवाल रेवेन्यू बोर्ड वालों से कि एक तो ये बताएं कि इसके लिए रिक्वायर्ड लैंड कोई है कि इतनी एक होनी चाहिए या वो पॉपुलेशन बेस्ड? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है कि जैसे उनको डाटा आता है बस एक अगर कोई लोकेलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है और स्टेट लैंड अवेलेबल कितना रीजनेबल साइज के बाद खुद डिसाइड कर। अगर लेट्स से किसी जगह पे स्टेट लैंड नहीं है अवेलेबल, खासकर जिस तरह लाहौर है या इस किस्म की जगह हैं यहाँ पे नहीं अगर अवेलेबल तो फिर क्या करें? फिर सर स्टेट लैंड जैसे लाहौर में शॉर्टेज थी, फिर हमने वो सराउंडिंग में शहर खमोशा अथॉरिटी बनाई थी, फिर शहर से बाहर जाना पड़ा था।
अच्छा जी, चूँकि स्टेट लैंड तो हम फ्री ऑफ कास्ट है, बाकी भी रिक्वायर करनी पड़ेगी। तो कोई एक्विजिशन के लिए कोई प्रोविजन होती है आपके? नहीं, इसमें ग्रेव यार्ड की एक्विजिशन की प्रोविजन तो नहीं है, किसी कोई ऐसी स्कीम नहीं है, लेकिन स्टेट लैंड की है। इन केस अगर जहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे तो फिर चलें। सर ऐसी सूरत मसल लाहौर के अंदर मैं मिसाल देता हूँ, इसकी और बात शहर खमोशा अथॉरिटी इसलिए बनी थी कि लाहौर के अंदर सराउंडिंग में जगह देखी थी, अगर सर कहीं कोई 5-10 किलोमीटर के फासले में जगह मिल जाए तो कोई ऐसा मजायका नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ मेरी रहाइश लाहौर में है, मेरी यूनियन काउंसिल में और साथ 4-5 यूनियन काउंसिल में कोई ग्रेव यार्ड नहीं है। हमारी जो अपनी कब्रें हैं मेरे फैमिली की, वो भी तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पे है। तो इस सिलसिले के अंदर कोई ओवरऑल कोई प्लानिंग या कोई सोच है? सर प्लानिंग रूल्स मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर कॉम्पिटेंट है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कब्रिस्तान की लैंड स्टेट अवेलेबल है, तो वो इसलिए इसको करने के लिए वो अपने तौर पर। तो ये जो क्रिमेशन वाला मसला है उसकी क्या पोजीशन है? ये शमशान घाट होता है। शमशान घाट तो चूँकि इस वक्त मेरे ननकाना साहब में मौजूद है, चूँकि उसकी तो रिक्वायरमेंट उसी के अंदर ही बनी है, उसके अगर वो भी चाहिए होगी स्टेट लैंड अवेलेबल उसको दी जा सकती है। मसला ये जो शमशान घाट हैं ये अब वो कोई नए डिज़ाइन हैं या पुराना सिस्टम है? नहीं, ये मुझे इसके मतलब कोई डिटेल आइडिया नहीं, चूँकि जब मैं DC ननकाना था तो उस वक्त उनको ना सिख कम्युनिटी को कोई लैंड रिक्वायर्ड थी, जहाँ पर उसके बाद एक नहर में अपनी वो जो बना के प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए मैंने खुद उनको पाथ बनवा के दिया था, स्पेस दी थी उनको। तो ये तो एनवायरनमेंट वाले बैठे होते तो उनसे भी ये सवाल किया जाता था कि शमशान घाट के बारे में चले गलत होता है नहीं कि बैठे। जनाब चेयरमैन साहब, जिस तरह पूरे पंजाब में ने ये अपना मसला हल करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसीह कौम का जो है मसला है, हर जगह है। लेकिन एक पंजाब में दूसरी बड़ी आबादी है फ्रांसिसाबाद, तकरीबन 40,000 की आबादी है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं है, पादी साहबान सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी हम्बली सा मिशन है, जिस तरह पूरे पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रांसिसाबाद को ज़रा प्रायोरिटी पे DC साहब को कहें या किसी और अफसर को जो आप इधर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये कुछ स्पेशल केस बनाकर जी ये फ्रांसिसाबाद में प्रायोरिटी के बेसिस पर ना जी ये हमारा होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी लेटर पैड पे डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को एप्लीकेशन दें, तो फिर उस पर सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, मेंबर साहब भी मौजूद हैं, तो वो इख्तियार ही अलाटमेंट करने का उनका कहेंगे को होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ शहर खमोशा से कौन साहब तशरीफ़ लाएँ? सर मैं हूँ सर डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस सर शहर खमोशा से। जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि जब ये इस पर हम काम कर रहे थे ना, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने, ADCR साहब ने, उस वक्त जो CO थे उनको कहा, मैं DG साहब से भी जाके मिला, तो ये तय पाया गया कि आप ना विज़िट कर लें ये जो मॉडल कब्रिस्तान है। मैंने जाके ये सारे मॉडल कब्रिस्तान विज़िट किए। एक कब्रिस्तान के अलावा एक कब्रिस्तान में कुछ कब्रें हैं, बाकी सारे कब्रिस्तान जो है वो तकरीबन खाली पड़े हैं, बिल्कुल वहाँ एक भी कब्र नहीं है। तो देखें ये गवर्नमेंट की कितना खूबसूरत लोगों में पब्लिक में मैसेज जाएगा। मैंने उस वक्त CO साहब को भी कहा था और DG साहबा को भी कहा था, उसमें ऑलरेडी ब्लॉक बने हुए हैं, ऑलरेडी ब्लॉक बने हुए हैं जो आपने बनाए हैं मॉडल कब्रिस्तान। अगर एक जगह पे 150 या 200 कनाल का कब्रिस्तान है तो वो खाली पड़ा है, तो आप उसमें से एक जो ब्लॉक है कोई 8 कनाल का वो कम्युनिटी को दे दें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बिल्कुल ठीक फरमाया सर आपने, जिस तरह से ये आज डिस्कशन हो रही है इस तरह से सर, ये चूँकि देयर इज़ अ परसिस्टेंट डिमांड जेन्युइन है कि मिनॉरिटीज़ के लिए शायद स्पेस उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इस तरह से सर लाहौर में मुस्लिम ग्रेव यार्ड्स के लिए भी जगह का इशू बना। जब कराची में एक इशू हाईलाइट हुआ, वो एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे मीडिया में रिपोर्ट्स आई, फिर उसका सो मोटो नोटिस लिया गया। उस वक्त हमारे नूरुल महंगल साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, वो ही अपीयर्ड बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट सो मोटो में। तो उन्हें कहा गया कि आप इमीडिएटली जहाँ पे भी जगह मिलती है सर आप इमीडिएटली लाहौर में ग्रेव यार्ड कंस्ट्रक्ट करें। सर 4 ग्रेव यार्ड्स की जगह हमें DC लाहौर ने दी थी। तो सर इशू वही आया कि जी अब चूँकि शायद मुनासिब लगता है कि नहीं, एक डायरेक्शन के ऊपर हम सब काम कर लेते हैं, हम नहीं देखते फिजिबिलिटी, नहीं देखते एक्सेसिबिलिटी, नहीं देखते हम उसकी वायबिलिटी। चूँकि एक डायरेक्शन आ गई, हमने जाके कंप्लेंस कर दी। सर वो 4 ग्रेव यार्ड्स, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, अभी तक एक ग्रेव भी वहाँ पे नहीं। सर सबसे बड़ा इशू ये है कि शहर खमोशा अथॉरिटी सर बनी 2017 में, अथॉरिटी का एक सर नोटिफिकेशन हो गया। एज ऑफ टुडे सर
आप भी डीजी लगे हैं पहली दफ़ा, पीएस ऑफिसर हैं 38 कामन के। इससे पहले सर आपको पता है आप तशरीफ़ ले गए थे, मैडम मारिया के ऑफिस में गए थे, एडिशनल चार्ज था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज़ देयर सर। अथॉरिटी का एक मकसद था कि पूरे पंजाब में जिस तरह सर फरमा रहे हैं कि इसका एक डोमेन था, इसने देखना था, इसने प्लानिंग करनी थी, इसने वायबिलिटी बनानी थी, इसने जगह देखनी थी सर। 2017 में सर एक नोटिफिकेशन के ताबे जगह भी मिल गई पूरे पंजाब में, कुछ जगह हैं वो नोटिफाइड हैं सर, वो नोटिफिकेशन है और अभी तक हम उसको, ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम जी सर हैं, हमारे पास हैं सर, मेरे पास उसकी पूरी डिटेल है सर, पूरी डिटेल है, खसरा वाइज मेरे पास डिटेल है। तो ये सर दिस इज़ अ पॉलिसी मैटर, आप ठीक फरमा रहे हैं। अगर किसी जगह पे ये पॉलिसी में ये डिसीजन हो जाता है कि एक ब्लॉक एलोकेट कर दिया जाए तो कोई नहीं, लेकिन उसमें ये सर हमारे ना लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स आए थे, तो उसमें ये इशू था कि शायद एक जगह पे अगर हम बरियल करेंगे तो मतलब शायद मतलब एक एंटिसिपेशन थी कि कोई इस तरह के मजहबी कोई इशू ना बन जाए, लेकिन अगर इफ़ इट कैन बी डन जिस लेवल से अगर कोई होता है तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। अगर इसका कोई और ऐसा मजहबी ना को हो, क्योंकि मुस्लिम का जी, उस पर मैं आपको अर्ज करता हूँ ना कि आप जो ब्लॉक एक साइड पे देंगे तो हम उसकी खुद अपने फंड से उसकी चारदीवारी कर लेंगे, उसमें कैसे फिर कोई इशू हो सकता है? जी सर। मियानी साहब कब्रिस्तान है ना, ये मियानी साहब मजान के पास है, इसके अंदर भी एक ब्लॉक है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी कब्रें मौजूद है, ऐसा इशू कोई नहीं है। तो वो हो सकता है बड़ी अच्छी है, अगर लैंड ऑलरेडी शहर खमोशा के लिए अवेलेबल है तो कुछ अंदर एक ब्लॉक एलोकेट कर दिए जाए तो कोई बात नहीं, चूँकि एग्जाम्पल मौजूद है, मैं खुद देखा ये। जी जी, दूसरा मकसद मैं तो ग्रास रूट से हूँ, बेशुमार आज भी गांव में क्रिश्चियन और मुस्लिम जो कब्रिस्तान है वो इकट्ठे हैं, बेशुमार गांव में इकट्ठे हैं, तो लेकिन हमें फिर भी आने वाले वक्त का दफा करना चाहिए। तो मैंने तो वो सारा ना विज़िट किया है, वो बिल्कुल साइड पे मौजूद है जगह। आप किसी एक ब्लॉक को कर दें कि ये हम मिनॉरिटी के लिए मखसूस कर रहे हैं, जो आपके रूल हैं, जो आपका लॉ है, जो आपका तरीक़ाकार है, उसी को वो लोग फॉलो करेंगे। हम उससे आने वाले किसी मसले से बचने के लिए हम उसकी बाउंड्री वाल और उसका गेट सेपरेट कर देते हैं। That's very viable proposal that is to be मतलब done, but it is a policy matter। तो और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट टू बी ओपन, एक अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि अभी उस वक्त 4 साल से 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कंप्लीट हुए सर, अगर एक सिंगल ग्रेव भी नहीं है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा महफूज नहीं है, अगर वहाँ पे ये एक ब्लॉक अगर दे दिया जाता है तो वहाँ पे मतलब कोई सिस्टम बन जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच जाएगा। तो ये हो सकता है सर, इशू कोई नहीं है। तो लेकिन ये पॉलिसी किसने बनानी है, किसने देना है? सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चूँकि अभी अथॉरिटी तो इतना फंक्शनल नहीं है, वो बने और वो हैंड ओवर कर दिए गया मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को। चूँकि हमारे पास सर कोई नहीं ना सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, HR की हायरिंग नहीं हो सकी। हमने कोई 2 दफ़ा कैबिनेट में एजेंडा लेके गए थे, लेकिन शायद कोई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं थी, उन्होंने कहा कि नहीं हायरिंग नहीं करनी, जो अप्रूव्ड पोजीशन है उसके ऊपर भी नहीं। अभी DG साहब आए हैं तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर CS के साथ मीटिंग हो के तो ये हम कैबिनेट के पास एजेंडा ले जाएं, हमें हायरिंग की इजाज़त मिल जाए। अथॉरिटी का जो एक मकसद था, अथॉरिटी फंक्शनल हो जाए, तो हम आज इस जगह पे बैठ के सर हम भी ये कह सकेंगे कि नहीं जी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास कुछ सिस्टम है नहीं, तो सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ अगर ये कर लिया जाए तो अगर वहाँ पे ये डिसीजन हो सकता, तो आपने ये मेट्रो कॉर्पोरेशन के वाले कर लिया, अब तो उनका इख्तियार है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तो हमारे सर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है ना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ना सर, पॉलिसी डिसीजन तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने करना ना सर। जी जनाब मलिक साहब। सर इसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है वो ये है कि रेफरेंस जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो मूव करे, शायद थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाए, हम उनको लू में लेके एक NOC ले लेंगे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से, वो इनको कन्वे कर देंगे तो वो DC इनके नाम ट्रांसफ़र कर देगा लैंड। ये बड़ा शॉर्टकट से एक प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रेफरेंस मूव करे, थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाए, हम उसका NOC लेके लोकल गवर्नमेंट से इनको डायरेक्शन दे देंगे, लैंड एलोकेट हो जाएगी। जी देखिए, उसमें जब वो ग्रेवयार्ड लिखेंगे तो उसमें इन ब्रैकेट आप मिनॉरिटी का भी लिख लें, क्योंकि वो जब ग्रेवयार्ड जाएगा ना DC साहबा के पास जाएगी या साहब के पास जाता है तो उनको होता है ये इसमें स्पेसिफिक ग्रेवयार्ड जो है ना वो समझते हैं कि सिर्फ मेजॉरिटी के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन्हें ये कि ग्रेवयार्ड है वो मिनॉरिटी का भी ग्रेवयार्ड होता है, मेजॉरिटी का, तो उसमें इन ब्रैकेट बेशक ये चीज़ें मैंशन ज़रूर करें ताकि जब हम जाके वो रेफरेंस दें तो उनको बिल्कुल क्लियर हो के ये जो है ना ग्रेवयार्ड जो है ना वो सेट करें। एक लेटर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ये लगा हुआ है अंदर, इसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट किया था सारे DCs को और कमिश्नर्स को
कि वो आइडेंटिफाई करें। इसके ऊपर कोई फीडबैक आया आपका? ये 2024 में है, 13 अगस्त। इसमें हमने उससे ये डायरेक्शन दी थी कि ये उनको कन्वे किया गया था, ये पार्स जो है ना एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रेव यार्ड इन ऑल रिलीजियस जो भी हैं इनके, वो डिप्टी कमिश्नर का मैंडेट है। जो फाइनेंशियल रूल 2016 है उसके मुताबिक उनको बताया गया था कि आपने जगह आइडेंटिफाई करके ना खुद एलोकेट करनी है। इसमें फिर उनको ये भी बताया गया था कि ये इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जी आपने सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लिए ग्रेव यार्ड है, वहाँ मुस्लिम में भी नहीं लिखा गया। जब ग्रेव यार्ड का लफ्ज़ ये लिखा है मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है जी, वो नहीं लिखा जाता। फिर उनको ये था कि शायद हम इसके लिए, फिर उनको ये भी वजाहत की गई थी कि आप जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको भी आप ग्रेव यार्ड के लिए जगह। सर ये आपका जो लेटर है इसके सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेव यार्ड फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये तो आपने स्पेसिफाई किया है। मेरा सवाल ये है कि आपने कोई इनसे फिर बाद में पूछा है कि भैया ये जो आपको एक सब पूछा नहीं है इनसे, चूँकि ये आपने इस वक्त चूँकि हमारा वो नहीं था वैसा सब्जेक्ट। चलिए ये उनसे ज़रा पूछ लें जी, इस लेटर के रेफरेंस के साथ एक लेटर जारी करें कि इस पर कोई ये मैंने इसलिए जब शुरू में कहा था कि एक हमें एक रिपोर्ट आ जाए कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई किया गया था, ताकि कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम्युनिटी ने अप्लाई किया था। आप एक जनरल जिस तरह ये लेटर आपने ऑल डीसीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भेजा है, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, इशू नहीं है उसमें। फिर स्पेसिफिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिस्पोज ऑफ किया कि नहीं। जैसे लाहौर का था, इनसे पूछा डिस्पोजल, इन्होंने कहा जी चेक करके बताते हैं। जब मैं लिखूंगा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के अंदर आपके पास 5 एप्लीकेशन आई, उसका क्या बना, फिर वो बाउंड होंगे तो लेटर तो लिख देंगे, हम उनसे पूछ लें। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई किसी ने अप्लाई नहीं किया। ये जवाब वो दे देंगे कि कोई किसी ने अप्लाई नहीं किया। मैं कर लेता हूँ, तो ये फिर से इसके रेफरेंस के साथ ना इस लेटर के पूछ लेते हैं कोई इसमें है जी। असल में बाज़ दफ़ा आप ये जो है ना कि जैसे कि सियालकोट में लोगों ने एप्लीकेशन जो है ना वो भी हमें यहाँ तक वो नीचे तक गया नहीं था, तो रिक्वेस्ट है कि इसको 15 दिन के बाद पूछिएगा। अगर किसी ने एक नई कोई एप्लीकेशन देनी है तब तक हम वो भी जमा करवा सकें, ताकि फिर वो उसका पार्ट बन सके। प्लीज़ चुप कलेक्टर से पूछ लूँगा इस लेटर का रेफरेंस से आपके पास कोई एप्लीकेशन आई थी, अगर आई थी तो उसने क्या उसका आप डिस्पोज ऑफ किया है, किसी को एलोकेट किया तो इन्फॉर्मेशन में दे दे, पूछ लेते हैं। जी शायद साहब सर हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी हम एग्जामिन करके प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे और इंशाल्लाह एलोकेट भी करेंगे। सर ये कब तक? सर इधर भी सर हम सर को भी सर इंफॉर्मेशन सबमिट कर देंगे। सर इसमें एक चीज़ है, यूनियन काउंसिल लेवल पे एक लेटर लिखा गया था, वो इस तरह नहीं करना कि यूनियन काउंसिल नंबर 25 में आई है तो वहाँ पर लैंड ही अवेलेबल नहीं है तो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना। जैसे मैंने बताया कि मेरी रहायश यूनियन काउंसिल 25 में थी, वो कोई कब्रस्तान जगह ही नहीं है जी जी, साथ सराउंडिंग में नहीं है, लेकिन हो सकता है 4 यूनियन काउंसिल दूर हो जी। हमारा जो कब्रस्तान भाई है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है जी। ना होने से तो बेहतर है चाहे वो 2 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर पे भी मिल जाए, ताकि लोगों को लैंड तो प्रोवाइड हो जाए। तो ये कब तक आप हमें खुशखबरी सुना रहे हैं शायद साहब, जरा ये बताएं। हमें अलॉटमेंट चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए कि ये जी हमने लाहौर में इतनी जगह पे कर दी है, ताकि हम बताएं सीएम साहब को कि इस पे अमल हो चुका है। सर 2 वीक्स दे दें, इंशाल्लाह हम 2 वीक्स में कर देंगे सर। चले जी, ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि हमने तो 1 साल इसका जो है इंतज़ार किया है। तो इसी तरह आप भी जी ज़रा अपना लेटर को जो भी आपने मूव करना है, जैसे मलिक साहब मेंबर साहब फरमा रहे थे, तो ताकि वहाँ भी सर ये सर ने ये फरमाया है हिस्सा मिल जाए हमें। जी सर ने ये फरमाया है कि जो एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नॉर्थ डिपार्टमेंट दे शैल मूव अ रेफरेंस टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हमें हमसे लेके हम उनको एक एनओसी सॉर्ट ऑफ जिस तरह से फरमा रहे हैं हम दे देंगे, फिर उसके मोडालिटीज़ तय हो जाएंगे सर, कोई इशू नहीं। वो सिर्फ शहर खमोशा की आता है। हाँ शहर खमोशा जी जी, वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी फॉरवर्ड हमने बोर्ड जी जी मेहरबानी जी। ठीक हो गया जी, उसी मीटिंग की तरह इसका भी शाह साहब 15 दिन के बाद। तो आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।